हसन निसार साहब, खलीजी ममालिक की जो अमेरिका नवाज पॉलिसी है, क्या उसने इसकी मईशत को ज़्यादा मुतासिर किया कि ईरान ने उस बायस ज़्यादा हिट किया है खलीजी ममालिक को? कितना हिस्सा है इस बात का भी? यार बात बूत का मुझे नहीं पता। मेरे सामने जो सवाल है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हर जंग दरअसल एक फेज से ज़्यादा कुछ नहीं होती है, और तकरीबन हर जंग इक़्तिसादी बर्बादी और तबाही के बाद कई गुना बढ़ के बहाली की तारीख रखती है। ग़ज़वा बदर देख लो, ग़ज़वा उहद के बाद मक्का का रास्ता हमवार हुआ, किस्सा सुलह हुदैबिया पे ख़त्म हो सकता था, हुजूर ने इज्तनाब फरमाया और उसे कुरान पाक में फ़तेह मुबीन करार दिया गया। और फ़तह मक्का के बाद सीरीज़ ऑफ विक्ट्रीज, ठीक है, पहली दूसरी वर्ल्ड वॉर्स के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी को पर लग गए। आज हम जहाँ हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ दोज टू वर्ल्ड वॉर्स। ये बात खोपड़ी में आमतौर पे आएगी नहीं। यहाँ तक के बॉल पॉइंट भी वर्ल्ड वॉर में ईजाद हुआ। फाउंटेन पेन्स फट जाया करते थे वो जो जंगी जहाज़ों में। सो इट्स अ पैकेज, ठीक है। इकोनॉमी है, लोग अभी से बात कर रहे हैं कि दिस इज द टाइम टू बाय प्रॉपर्टी इन दुबई। ठीक हो जाता है, ठीक हो गया, दुरुस्त है। आमिर अहमद खान साहब, ईरान ने जो हमला किया दुबई साहिल पर खाम तेल के टैंकर पर, और जो माहौल बना दिया है खलीज और अपनाए हुर्मज़ में, अस्करी तौर पर जो जंग उस पर मुसल्लत थी उसने उसको माशी जंग में बदल दिया है। आप देख रहे हैं कि कितना जल्द या देर से ये रिवाइव कर लेंगे? मुश्किल दिखाई देगा कि परमानेंट ख़तरे की सूरत में ईरान वहाँ पर मौजूद है। क्या ये अब माशी जंग के तौर पर जंग आगे बढ़ेगी? जिस तरह से आपने कहा ना कि ये अस्करी उसकी अहमियत से अब ये माशी अहमियत की तरफ ये मामला जा रहा है, कुछ और भी बड़ी फंडामेंटल चेंजेस आए हैं ये जंग इस खत्ते के अंदर शुरू होने से। और उसमें एक बहुत बुनियादी जो मैं समझता हूँ तब्दीली आई है। देखिए, ये $120 बिलियन का इधर उधर हो जाना स्टॉक मार्केट्स के अंदर, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है एक डेवलप्ड स्टॉक मार्केट के लिए। मैं देख रहा था कि 2006 का जो मार्केट क्रैश था दुबई के अंदर, उसमें एक ही दिन के अंदर 11% ये मार्केट गिर गई थी। ये बातें इतनी ज़्यादा कोई बहुत गहरे मानी नहीं रखती हैं। लेकिन जो एक बड़ी फंडामेंटल, जो बहुत ही एक बुनियादी तब्दीली आ रही है ना, कि ये जंग से पहले वाला दुबई जो था ना, वो एक विजन का नतीजा था। एक विजन के इस सिर्फ इसलिए कि ये एक सराई खित्ता है और यहाँ पे इंडिजिनसली कुछ नहीं होता, क्या इससे लड़ा नहीं जा सकता? क्या इस पर काबू नहीं पाया जा सकता? क्या अपना आपके बाकी सारे जितने आपके पास वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करके इसको एक तरह का हब नहीं बनाया जा सकता? वेस्ट और ईस्ट के बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट नहीं बनाया जा सकता? प्योर विजन, नथिंग एल्स इन इट। और इतनी कामयाबी से उसके ऊपर अमल हुआ, चाहे वो एयरलाइंस के ज़रिए हुआ, चाहे वो उनकी पोर्ट्स एंड शिपिंग के ज़रिए हुआ, चाहे वो उनकी टूरिस्ट ट्रेड के ज़रिए हुआ, चाहे वो उसको ट्रेडिंग का हब बनाने के ज़रिए हुआ। वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक सक्सेस स्टोरीज इन द वर्ल्ड। अब अगर इस सक्सेस स्टोरी को रीबिल्ड करना है, अब जाहिर है कि वो ख्वाब थोड़ा सा टूटा है इस जंग की वजह से, और अब अगर इसको रीबिल्ड करना है, अब विजन काफ़ी नहीं है। अब वो जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट थी जंग से पहले की, जो कि एक बिल्ट इन अजम्पशन थी उस विजन की कि हाँ, दुनिया के सब आउटसोर्स करो अपनी सिक्योरिटी को, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के साथ बना के रखो, सिक्योरिटी आपकी गारंटी हो जाएगी, दिफा आपका गारंटीड होगा, और आप तवज्जो दो सारा दुबई को रीबिल्ड करने में। अब उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी जी, क्योंकि अब पैसा जो अपने लिए सेफ हेवन्स मांगता है, चाहे कितनी भी अट्रैक्टिव टर्म्स क्यों ना हो किसी खत्ते में, वो बुनियादी तौर पर अपने लिए सेफ हेवन्स मांगता है। अब जो पैसा आएगा दुबई की रीबिल्डिंग के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए और अपना मकाम मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, उसका इन्हिसार इस चीज़ के ऊपर होगा कि वो अलाइनमेंट जो नहीं काम की, इस जंग के अंदर नहीं चली, दुबई के काम नहीं आई है, वो रीअलाइनमेंट क्या होती है? कि जब ये जंग खत्म होगी तो जीसीसी रीअलाइन करेगा, पावर शिफ्ट्स होंगी, एक नया स्ट्रक्चर हमें खड़ा होता दिखाई देगा स्ट्रेटेजिकली। देखिए, दो ही चीज़ें हो सकती हैं आयशा, या तो ईरान नहीं रहेगा, अगर ईरान रहेगा तो जीसीसी को रीअलाइन करना पड़ेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इसके बीच में से और कोई रास्ता नहीं निकलता। अच्छा, हैविंग सेड दैट, ये चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम में नहीं होती हैं, कई साल लग जाते हैं। बहुत लोगों का ख्याल है कि जंग शुरू हुई, हमें एक्चुअली आदत भी है यहाँ पे पाकिस्तान में, हमारी भारत से जंग होती है, कभी 12 दिन चलती है, कभी 16 घंटे और कभी सिर्फ 100 घंटे।
तो ये इस तरह की जंगें जो कि ईरान पहले लड़ भी चुका है 8-8 10-10 साल, इसराइल जो है वो कब से इस खित्ते के अंदर जो है वो एक, मैं उसको कैसे और बयान करूं कि वो एक शर का ज़रिया ही बना हुआ है इस पूरे इलाके के अंदर, और कई साल से ऐसा हो रहा है। तो ये भी कोई थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा ना, या तो अब ईरान रहेगा या जीसीसी की मौजूदा सिक्योरिटी पॉलिसी रहेगी, इन दोनों चीज़ों में से किसी एक को बदलना होगा। और दुबई ने अगर वाकई उस मकाम पर वापस जाना है जहां पर वो जंग से पहले था, तो उसको ये देखना बड़ी है और फंडामेंटल तब्दीली की आमिर साहब बात कर रहे हैं, और आने जंग जिस तरह अपने खात्मे की जानिब जाएगी, इसकी सूरत हाल वाज़ेह होगी। अमेरिका के बड़े शहरों में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ होने वाले नो किंग्स मुजाहरे एक बार फिर इस हकीकत को उजागर कर रहे हैं कि अमेरिकी मुआशरे के बहुत से हिस्से महज रियासती पॉलिसीज के खामोश तमाशाई नहीं, बल्कि एक मुतहर्रिक समाज है। खबरों के मुताबिक 80 लाख से जायद अमरीकी शहरी सड़कों पर निकल आए और उन्होंने न सिर्फ दाखिली पॉलिसीज बल्कि ईरान के खिलाफ जंग, इमिग्रेशन के सख्त कवानीन और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। ये पहला मौका नहीं कि अमरीकी अवाम ने अपनी ही हुकूमत की जंगी पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज किया हो। तारीख गवाह है कि जब भी अमरीका ने आलमी सतह पर जंगों का आगाज किया तो अंदरूनी मुल्क एक मजबूत मुजाहिमती आवाज़ ज़रूर उभरी। वियतनाम जंग के दौरान भी पूरे अमेरिका में शदीद एहतजाजी मुजाहरे हुए। इन मुजाहरों में न सिर्फ आम शहरी बल्कि हॉलीवुड के बड़े अदाकार, मौसीकार, खिलाड़ी, बॉक्सर, सिंगर्स और दानश्वर भी पेश रहे। इस अवामी दबाव ने बिलाखिर अमरीकी हुकूमत को जंग खत्म करने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह 2003 में इराक पर अमरीकी हमले के वक्त भी न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और दीगर शहरों में लाखों अफराद ने जंग के खिलाफ एहतजाज किया। अफगानिस्तान, शाम और दीगर खित्तों में अमरीकी मुदाखलत के दौरान भी यही रुझान देखने को मिला। जहां एक तरफ हुकूमत जंगी हिकमत अमली अपनाती रही तो दूसरी तरफ अवाम एक बड़ा तबका इसकी मुखालिफत भी करता रहा। आज एक बार फिर वही सवाल सर उठा रहा है कि क्या 80 लाख अफराद का यह एहतजाज अमरीकी पॉलिसीज पर असरअंदाज हो सकेगा? क्या ईरान के खिलाफ जंग को रोका जा सकेगा? और क्या इस बार भी अमरीकी दानिश्वर, हॉलीवुड की शख्सियत और दीगर बास खुलकर मैदान में आएंगे? दुनिया के ही नहीं, अमरीका की तारीख भी ये बताती है कि जब अवामी दबाव मुसलसल और मुनज़्ज़म हो तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करने पर मजबूर कर सकता है। इसी सूरत हाल पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। 80 लाख अमरीकी सड़कों पर, वियतनाम और इराक जंगों के खिलाफ मुजाहिरों की याद ताज़ा। क्या ट्रंप अवामी दबाव के सामने झुकने पर मजबूर होंगे या अपनी पॉलिसीज पर डटे रहेंगे? शहजाद साहब। आयशा, देखिए, जब भी हम वियतनाम को कोट करते हैं ना, उसको मिसाल बना के पेश करते हैं सामने, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि उस जमाने का जो ग्लोबल ट्रेंड्स थे वो क्या थे। यानी जिस किस्म का लिबरल और लेफ्ट का माहौल जो था ना, जो दुनिया भर में उस वक्त बहुत ज्यादा कल्चर के अंदर, म्यूजिक के अंदर, लिटरेचर के अंदर, हर चीज के अंदर आपको एक रिबेलियस किस्म का माहौल नजर आता था उस जमाने के अंदर। उसकी वजह से उसका असर फिर दुनिया भर में फैला और ये एक फैशन बन गया कि आपने जंग के खिलाफ, क्योंकि लिबरल्स की सोच उस वक्त और हमेशा रही है कि जंग के खिलाफ, तो वो जंग के खिलाफ इस तरह से फिर बड़े बड़े मुजाहरे और वही म्यूजिक और वही कल्चर और वही ट्रेडिशन जो थी वो अमेरिका एक्सपोर्ट हुई और वहां पे उसके बावजूद 6 साल के करीब वो जंग चली, 5 से 6 साल। तो जब आप मतलब उसकी वजह से नहीं कि उसकी वजह से, लेकिन उसके अपने जो मुहर्रिकात थे जंग के, उसके असरात ऐसे थे कि अमेरिका को सोचना पड़ा कि हम कब तक, कितनी देर तक ये इस किस्म का नुकसान उठाते रहेंगे जो कि वियतनाम में उठा रहे थे। इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या है, फिजिबिलिटी कितनी रह गई है कि हमारी सक्सेस की। तो ये वजूहत होती हैं बजाय इसके। लेकिन बाहर सूरत एक दुनिया के अंदर एक सियासी तौर पर एक असर जरूर आता है इन चीज़ों का। तो आज के माहौल के अंदर तो मुझे वो चीज़ नजर नहीं आती। गजा में जिस किस्म का मामला हुआ आपको पता है, उसको तहबाला कर दिया गया, लेकिन गजा के बारे में भी वहां पे एक बहुत ज्यादा चीजें यूरोप में खास तौर पर मूवमेंट्स हुई, लेकिन आपने देखा कि अमेरिका के अंदर भी, लेकिन उसका कोई असर पॉलिसी पे नहीं आ पाया। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात देखिए, ट्रंप के सामने इस वक्त 2 रास्ते हैं। ज़ाहिर है हम कल से काफी अरसे से बात कर रहे हैं उसके बारे में। कल के दिन में उन्होंने 4 आइडेंटिफाई किए मिलिट्री जो अहदाफ हैं कि एयरफोर्स को खत्म करना है, नेवी को खत्म करना है, मिसाइल लॉन्चर तबाह करने हैं यानी कैपेसिटी टू लॉन्च मिसाइल्स, और चौथा जो प्रोडक्शन है इनकी मिसाइल की या बाकी जो डिफेंस इक्विपमेंट उसको हम खत्म करेंगे। 4 जंगी मकासद उसने क्लियर किए कल के दिन में पहली मर्तबा। अच्छा, इसका मतलब है कि उसने अपने लिए एक रास्ता बना लिया ऑफ रैंप के, और ये डिक्लेयर कर दिया मैं अगले 4 हफ्ते 6 हफ्ते के बाद कि ये मैंने बड़ी हद तक हर चीज अचीव कर ली, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ। दूसरी चीज उसका इंटरेस्ट क्या है कि वो जो 1000 पाउंड जो है ना, वो जो ट्रॉफी भी तो चाहिए ना आफ्टर ऑल दिखाने के लिए कि मैंने किया क्या। तो 1000 पाउंड जो था अफजूदा यूरेनियम, मैं उसको एक्सट्रैक्ट करवा लाया। अब वहां पे एक बहुत रिस्की
एक मिशन है, उसके लिए वो सोच रहा है, तैयारी कर रहा है उसका। लेकिन एक रास्ता ये भी है कि आप मुज़ाकरात और उसके थ्रू भी सब कुछ हो सकता है, जैसे कि जंग से पहले होने वाला था। और ठीक है। फाइनल पॉइंट, हॉर्मुज़ को खुलाने वाली बात जो है वो भी बातचीत के जरिए और किसी तस्वीर पे पहुंचने के बाद ये मामला हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि हर चीज के अंदर जंग में जाया जाए। तो खार्ग मार्ग, ये जो इस किस्म की जो चीजें हैं, इन बेवकूफियों से बचने के लिए बेहतर है कि अपने चार जो जंगी मकासद को सामने रखो और बाहर और उसके बाद निकलो। फिर इन चीजों के ऊपर मुज़ाकरात से बात करके और इसमें से निकलें, तो यही उसके लिए बेहतर है। लेकिन ठीक हो इसका गया। डिटर्मिनेंट मुजाहरे नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट फिजिबिलिटी ऑफ सक्सेस है, वो किस हद तक अवेलेबल ठीक है। ठीक। आमिर साहब, क्या ये नो किंग्स मुजाहरे अमरीकी सियासत में एक नए तूफान की शुरुआत कहे जा सकते हैं या महज वक्ती गुस्से का इजहार है? अच्छा, अगर ये 80 लाख लोग जिनका जिक्र हो रहा है, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को भी नज़र आ रहे होते तो फिर तो कह सकते थे कि शायद इनका कोई असर हो। लेकिन अगर उनका रिस्पांस आपने देखा है टू दीज नो किंग प्रोसेस, तो वो तो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो इस 80 लाख को 80,000 भी मानने को तैयार नहीं है। और वो समझ रहे हैं कि ये चंद लोग जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में इकट्ठे होके, बल्कि उनका कहना ये था कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि शायद मेरी जगह कोई बादशाह आने वाला है, लेकिन इन लोगों की काविशों और जद्दोजहद की वजह से वो नहीं आ रहा, तो आई कैन ओनली थैंक देम। यानी कि उनका तज़ीक का एक ज़रिया है। आई डोंट थिंक कि ये मुज़ाहरे बराह रास्त जो हैं वो इतना मोमेंटम गेन एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो इतना मोमेंटम गेन कर सकते हैं अमेरिका में कि बराह रास्त उनकी वजह से हुकूमत इस प्रेशर में आए। एंड प्लीज़ लेट्स नॉट फॉरगेट कि कुछ जितनी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसी होती है ना, वहाँ अवामी प्रोटेस्ट उस वक्त एक हुकूमत के लिए ख़तरा बनता है जब रियासती इदारे भी उस अवामी प्रोटेस्ट को ढके छुपे तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल हमें फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फ़िलहाल अमेरिका की जो रियासती इदारे हैं वो डैमेज कंट्रोल पर लगे हुए हैं। तो जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आने वाले दिनों में बढ़ेगा भी वो, लेकिन वो अवामी मुखालफत की वजह से नहीं, वो इसलिए कि बहुत सारा चीज़ जो कि अब उनके रियासती इदारों को बहुत वाज़ेह होती जा रही है और ट्रंप उसको मानने को तैयार नहीं, उस पर उन इदारों को कभी ना कभी हरकत करनी पड़ेगी। हसन निसार साहब, हम बात कर रहे हैं अमेरिका में ये नो किंग्स प्रोटेस्ट, यहाँ 80 लाख लोग निकले। ऊपर बात हुई कि ट्रंप ने देखे भी या नहीं देखे, मगर क्या ये अवामी दबाव उसको अपनी पॉलिसी से पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है या ट्रंप अपनी पॉलिसीज पर खड़े रहेंगे? देखो, मैंने कल भी ये बात कही थी, अवामी प्रेशर के दबाव का हवाला कल के आपके प्रोग्राम में उसको फैक्टर के तौर पे मैंने मेंशन किया था, और साथ ये भी कहा था कि उसमें स्नो बॉलिंग हो सकती है। मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं। जी जी। देखना ये है कि ये दबाव कितना बढ़ता है और क्या ये वो साउंड बैरियर जिसे कहते हैं तोड़ने की हद तक चला जाता है, और वहाँ चला गया तो फिर सारी थेरीज धरी की धरी रह जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप की टूटी बंद होगी या फिर टूटेगी। देखना सिर्फ ये है कि आपने कहा 80 लाख, अगर ये 1 करोड़ 80 लाख हो गया तो फिर क्या होगा? फिर क्या सो एटलीस्ट आई कैनॉट रूल इट आउट। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, ये जो जंग के साथ अमेरिका की बिगड़ती मईशत में नो किंग्स मूवमेंट का हिस्सा है, क्या ये एहतजाज एक मुनज़्ज़म तहरीक में बदलेगा जो हसन साहब ने बात की 180 तक पहुंच जाए और ट्रंप के लिए दर्दे सर बनेगा, या आप समझ रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा? देखिए आयशा, 15 फरवरी 2003 को 1 करोड़ 50 लाख लोगों ने यूरोप में मुजाहरे किए थे। रोम में 30 लाख अफराद सड़कों पर निकले थे। लंदन में 20 लाख अफराद लोग सड़कों में निकले थे। और ना यूरोप की पॉलिसी बदली थी इराक वार के बारे में, ये मुजाहरे इराक वार के बारे में थे, ना अमेरिका की पॉलिसी बदली थी। अगले 5 साल तक, 2008 तक इराक वार चलती रही थी। जब इनको सूट किया था उस वक्त इन्होंने इराक वार ख़त्म की थी। वियतनाम जंग की बात हुई, 1964 से 1973 तक जंग चली और इसके बड़े अरसे में मुजाहरे हुए। 1968 से 68 से 71 तक 3 साल बदतरीन मुजाहरों के साल थे अमेरिका में। जिंदगी मफलूज हो जाती थी, हजारों लोग गिरफ्तार होते थे, सड़कों पर तशद्दुद होता 3 साल तक। लेकिन जंग चलती रही 1971 में, जब तक कि अमेरिका की रूलिंग एलीट ने यह फैसला नहीं किया कि ये जंग हमें वारे नहीं खाती। अफगानिस्तान की जंग एक और अनपॉपुलर जंग थी। ये जो जमहूरियतें हैं
और उनके जो इलेक्टेड अलीट है, जो मुंतखब लोग होते हैं, ये बहुत रिजिलियंट होते हैं। ये समझते हैं कि हमारे पास अवाम का मैंडेट मौजूद है। अगर 20 लोग, 30 लाख, 80 लाख लोग बाहर निकले हैं तो करोड़ों घर में भी बैठे हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है। वो समझते हैं कि हमारे पास मैंडेट है। वो मुजाहिरों के बारे में रिजिलेंट होते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा एक और अहम बात होती है, क्योंकि फैसला कुन बात यह होती है कि उन मुल्कों के जो अलीट होती है, जिनका इन फैसलों साजों पर असर होता है और जो इन फैसला साजों के अपने मफादात होते हैं, जब उन पर ज़रब पड़ती है तो तब फैसले बदलते हैं। यही हाल अमेरिका का होगा। आप पहली बात ये जहन में रखिए कि अमेरिका की फैसला साजी पर जिस तबके का, जिस अलीट का सबसे बड़ा असर है, वो वहां की इसराइल लॉबी है, जिसके पास बहुत सरमाया है और बहुत असर है। दूसरी तरफ अवाम है जिन पर असर पड़ रहा है। अब देखना यह है कि ये जो जंग चलती है, मुजाहरे हैं या नहीं होते, ये तहरीक में बदलते हैं या नहीं बदलते। दाखिली मसाइल भी तो है ना सर, वहां पे महंगाई का इशू बढ़ रहा है, इमिग्रेशन के मसाइल, दाखिली मसाइल भी जी, तो मौजूद असल हैं। बात जी, मैं वो अर्ज कर रहा हूं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, उनसे बदले, फर्क उनसे पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि जंग चलती है, ये बहुत मुख्तलिफ जंग इस लिहाज से है कि ये जंग मईशत को असर डाल रही है, अमेरिका की मईशत को भी बहुत बुरी तरह से असर डाल रही है। और जब ये मईशत पर असर डालती है तो सदर ट्रंप की जो अपनी बेस है उसका जहन किस तरह बदलता है। फिर जो उनके साथ अलीट है, जो अमेरिका का बड़ा बिजनेस है, जो अमेरिका के मुंतखब लोग हैं, उनके कारोबारों पर, उनके मफादात पर किस तरह ज़रब पड़ती है। अगर तो वहां के अलीट पर, वहां के बिजनेसेस पर, वहां के मुंतखब लोगों पर, उन पर असर पड़ा और जो वोट बेस है, अपनी ट्रंप की बेस है, उन पे असर पड़ा, तो तभी फैसला साजी में, पॉलिसी में कोई तब्दीली आ सकती है। दुरुस्त हो गया। दुनिया की मईशत भी हिल रही है और अगर वहां की मईशत हिली, वहां की आवाम की मईशत हिली, तो फिर जंग की पॉलिसी में तब्दीली मुमकिन हो सकती है। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।